नमस्कार साथियों, वीसी जोधपुर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत, अभिनंदन। साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी के संपूर्ण कोर्स की 2 क्लास पूर्व हमने घोषणा की थी कि परीक्षा 2023 के लिए हम संपूर्ण कोर्स जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। उसमें अपने विषय यानी कि शिक्षण अभिक्षमता की पूर्व कक्षा में हमने सिलेबस पर डिस्कशन किया था कि शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक जो है पढ़ने हैं। उनमें से आज हम अपना पहला टॉपिक लेकर उस पर चर्चा करेंगे, जो कि है शिक्षक। सिलेबस जो लिखित रूप में हमें प्राप्त होता है उसमें कहीं पर भी ये शिक्षक जो है अलग से टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे शिक्षण अधिगम टॉपिक है, मूल्यांकन है, सामाजिक संवेदनशीलता है, नेता के गुण हैं इत्यादि टॉपिक्स के अंतर्गत शिक्षक के जो विशिष्ट गुण, विशिष्ट कर्तव्य और शिक्षक के पेशे के लिए हम कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आदि आदि चीज़ों से सवाल उठते आए हैं। गत वर्ष के अगर प्रश्नों पर हम नज़र डालें तो उनमें से कई प्रश्न ऐसे उठते हैं जिनसे भान होता है कि अगर शिक्षक के एक टॉपिक को हम अलग से ही लेकर क्लियर कर दें, इससे पेशे से जुड़ी हुई समस्त बातों को अगर एक अलग वीडियो, एक अलग टॉपिक में हम क्लियर कर दें, तो हमारे अधिकांश सवालों में हमें लाभ होगा। हम यूँ कह सकते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता के करीब-करीब आधे सवाल शिक्षक के पेशे से जुड़े होते हैं, उनके संबंध में समस्त बातें पूछी जाती है। ऐसा सोचकर हमने सिलेबस से अलग पहला ही जो अपना टॉपिक है वो शिक्षक चुना है, जिससे कि हम अपने आगे के टॉपिक में शिक्षक की जो भूमिका है उसकी पृष्ठभूमि पहले तैयार कर लें। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पर देख पा रहे हैं, हमारा आज का टॉपिक शिक्षक है और भारत रत्न, भारत गणतंत्र के राष्ट्रपति रहे डॉक्टर अब्दुल कलाम का प्रसिद्ध कथन जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, जिससे ये ज्ञात होता है कि बीएसटीसी और पीटीटी के जो एस्पायरेंट्स हैं वो समाज में कितने बड़े जिम्मेदार पेशे की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका जीवन समाज के लिए और देश के लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम के कथन पर ध्यान देते हैं कि शिक्षण एक उत्कृष्ट पेशा है, यानी कि एक एक्सीलेंट प्रोफेशन है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य का निर्माण करता है। यदि लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो ये मेरे लिए बड़े सम्मान की बात होगी। साथियों, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्हें भारत में मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी प्रसिद्धि के कई कारण थे। कई उन्होंने अपना पूरा जो जीवन है राष्ट्र को सामरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए, वैज्ञानिक रूप से मजबूत बनाने के लिए समर्पित किया। अगर उनको देश को याद करने के बहाने चाहिए तो तमाम है। वो भारत गणराज्य के राष्ट्रपति भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने उम्दा कथनों में से एक ये कहा है कि अगर देश, अगर समाज उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करे तो उन्हें इस बात को लेकर बड़ी खुशी होगी। तो इसी कथन से हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं, आप स्वयं को ये दिलासा दिला सकते हैं कि हम शिक्षक के पेशे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हम समाज और देश के लिए वास्तव में एक बहुत बड़ी भूमिका में जा रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम के किसी कथन के साथ हम आज अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। शिक्षक वास्तव में राष्ट्र और समाज निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और इस दौरान उनमें किन किन विशेषताओं, किन किन गुणों और किन किन कर्तव्यों के प्रति समर्पण की उम्मीद की जा सकती है, वही हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाता है। जैसे कि अक्सर हम प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक के लिए अनिवार्य है, कौन सा एक शिक्षक का कर्तव्य है अथवा कौन सा एक शिक्षक का कर्तव्य नहीं है। हम शिक्षक को और किन किन रूपों में जान सकते हैं। हमारे भारत के साहित्य में भी गुरु का जो स्थान है वो ईश्वर से पहले रखा गया है। तो हमारी ऐतिहासिक महत्ता को भी अगर ध्यान में रखें तो गुरुपद गरिमा से ओतप्रोत है और शिष्य जगत जो संपूर्ण है शिक्षक के प्रति अप्रतिम समर्पण रखता है। इन्हीं बातों के साथ आज हम अपने इस टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे पूरी तरह से शिक्षण अभिक्षमता पर टिकी हुई और परीक्षा उपयोगी बातें। सबसे पहला आज का अपना इस टॉपिक का जो हेडिंग रहेगा वो है शिक्षक कौन है। शिक्षक कौन है? इस प्रश्न के जवाब में अगर हम ये कहें कि जो कोई भी बोर्ड पर आकर पढ़ाए, जो भी कक्षा में आकर पढ़ाए, जो भी हमें दो बातें सिखा दे, क्या वो शिक्षक है? तो वो शिक्षक की पद की, शिक्षक की गरिमा की तोहिन करने वाली बात होगी कि शिक्षक मात्र कक्षा में पढ़ाने वाला नहीं होता है।
शिक्षक की भूमिका कक्षा से भी कहीं अधिक होती है, कक्षा से बढ़कर होती है। उनका जो पेशा है उनके लिए हम तमाम नामों और शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, बीएसटीसी और पीटीटी के एस्पायरेंट समस्त स्टूडेंट से मेरी यहाँ से ये गुजारिश रहेगी कि आप बिंदुवार चीज़ों को एक बार लिख ले रहे हैं, एक बार वीडियो में आप सुनेंगे, दूसरी बार अपनी लिखी हुई बातों पर ध्यान देते हुए चिंतन करेंगे। देखिए, ध्यान रहे कि चिंतन इस शिक्षण अभिक्षमता विषय के पूर्ण विकास और इसके प्रश्नों को उचित प्रकार से हल करने के लिए चिंतन सबसे ज्यादा जरूरी है। ये जो सब्जेक्ट है ये आगे जाकर मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में विस्तृत हो जाएगा और इसका सामना भी आपको शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में करना होगा। तो आज से भी हमारा जो इस सब्जेक्ट को पढ़ने का जो दृष्टिकोण है वो चिंतन पर आधारित होना चाहिए कि हम हर बात पर गहन चिंतन करेंगे और चिंतन के बाद हमारे मन में जो निष्कर्ष पैदा होंगे वही निष्कर्ष परीक्षा में हमारे प्रश्नों के सही जवाब देने में मदद करेंगे। चलो हम आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक को लेकर कि शिक्षक कौन होता है। तो इनके लिए हम कई सारे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं कि शिक्षक कौन होता है। तो सर्वप्रथम हम जिस शब्द को लेकर बात करते हैं वो है सरलकर्ता। एक कक्ष में हो, विद्यालय में हो या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान में हो, कहीं पर भी शिक्षक को हम देखते हैं कि उनको जो टॉपिक पढ़ाना होता है, जो मटेरियल हमारे सामने क्लियर करना होता है, वो सबसे पहले उसको सरल रूप में हमारे सामने पेश करते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि शिक्षक सबसे पहले एक सरल करता है। आप इन बातों को पॉइंट दर पॉइंट दर्ज करते रहिएगा ताकि प्रश्नों का सामना करते समय चीजें हमारा साथ दे। दूसरा जो शब्द हम शिक्षक के लिए प्रयोग कर सकते हैं वो है सुविधा दाता। शिक्षक शिक्षण कार्य के दरमियान ऐसे कई कार्य करते हैं जिससे कि उनके विद्यार्थियों को कंटेंट को समझने में, उसका सार ग्रहण करने में सुविधा हो। इन सुविधाओं के अंतर्गत शिक्षण अपनी हस्तनिर्मित शिक्षण सामग्री का भी प्रयोग करते हैं। अपने द्वारा बहुत ज्यादा अनुसंधान करने के बाद किसी टॉपिक को अत्यधिक सरल रूप में हमारे सामने पेश करते हैं, तो वो भी उनकी एक सुविधादाता की भूमिका होती है। शिक्षक मित्र व सहायक के रूप में भी जाने जा सकते हैं। इन बातों पर गौर करिएगा, हमें प्रश्नों में यही चीजें वापस देखने को मिलेगी। मेरे द्वारा जो रिसर्च की गई है, जो जो कंटेंट को जहां जहां से तैयार किया गया है, इकट्ठा किया गया है, ये बने बनाए नहीं मिलते, इनको अलग से बनाना पड़ता है कि हम शिक्षक के पेशे में किन किन चीजों को पढ़ाएं शिक्षक के परिचय में, ताकि उनसे आपके अधिक से अधिक प्रश्न मिल सके। तो देखिए, शिक्षक मित्र व सहायक, देखने में ये बात काफी अजीब लगती है कि सर, टीचर, अध्यापक हमारे मित्र कैसे हो सकते हैं। बेशक साथियों, अगर एक शिक्षक अपने न्यूनतम उद्देश्यों को पूर्णता से प्राप्त करना चाहता है तो कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है जब शिक्षक को एक विद्यार्थी के साथ मित्रवत व्यवहार करना पड़ता है। और मित्रवत व्यवहार अक्सर असामान्य छात्रों के साथ करना पड़ता है। जैसे कि कक्षा में कोई बहुत ही पिछड़ा और बहुत ही कमजोर छात्र है, अगर उसके साथ शिक्षक नियंत्रणवादी प्रभुत्ववादी तरीके से पेश आएगा तो छात्र डर जाएगा, उसके अंदर जो सीखने की उत्साह है वो समाप्त हो जाएगा। और कई बार हम देखते हैं कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं में किशोरावस्था से गुजर रहे छात्र ईगो से काफी ओतप्रोत होते हैं। ऐसे छात्रों के साथ अगर प्रभुत्वपूर्ण व्यवहार शिक्षक करेगा तो छात्र भड़क जाते हैं, कुंठित हो जाते हैं। ऐसे में शिक्षक को कई बार मित्र और सहायक के रूप में छात्र को सिखाना पड़ता है, प्रेम से, एक मित्रवत भाव से, उनकी भावनाओं को समझते हुए। ऐसे हालातों को शिक्षक हैंडल करता है, इसलिए उनके लिए मित्र और सहायक जैसे शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो प्रश्न में अगर ये चीज हमको देखने को मिले तो हमारी सोच इतनी ज्यादा विकसित होनी चाहिए कि हम इतना ही नहीं सोचें कि मास्टर फ्रेंड कैसे हो सकता है, मित्र कैसे होता है। ऑफ कोर्स हो सकता है। एक सच्चा शिक्षक वही होगा जो मित्र के रूप में, सहायक के रूप में अपने छात्रों को पढ़ाए जा रहे टॉपिक के जो उद्देश्य होते हैं उनको पूर्ण करने में मदद करे। अगला हम जो शब्द शिक्षक के लिए प्रयोग कर रहे हैं वो है निर्देशक, डायरेक्टर या फिर इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देने वाले, डायरेक्शन देने वाले, दिशा देने वाले। कई बार हम देखते हैं कि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का स्तर एक जैसा नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी इतने ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं कि उनको मात्र थोड़े निर्देशों की आवश्यकता होती है कि अमुक अमुक टॉपिक में आपको किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन चीजों पर सावधानी रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है। तो मात्र निर्देशन से ही जो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं उनको स्वतः ही पूर्ण कर पाते हैं। सभी प्रकार के अलग अलग इंडिविजुअल स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत निर्देशन। अलग अलग प्रकार के विद्यार्थियों के साथ शिक्षक को अलग अलग व्यवहार करना पड़ता है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को अक्सर शिक्षक निर्देश देते हैं और उस भूमिका में उनको हम निर्देशक कह सकते हैं। अगली जो चीज है शिक्षक के लिए जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो है मार्गदर्शक।
माता पिता के बाद जीवन में सही मार्ग दिखाने वाला व्यक्ति इस संसार में अगर कोई भी होता है तो वो शिक्षक होता है, चाहे प्राथमिक विद्यालय का हो, हायर स्कूल का हो या फिर हाई एजुकेशन में हो। शिक्षक का रोल जो जीवन में मार्गदर्शन का होता है वो हमेशा बाकी सभी जीवन में आने वाले लोगों के मार्गदर्शन से श्रेष्ठ रहता है। वो हमें कक्षा 10वीं से ही ले लो कि कक्षा 10वीं पास करने के बाद हम किस प्रकार का विषय चयन करें, कक्षा 12वीं कर लेने के बाद हमारे भविष्य के कौन कौन सी संभावनाएं, कौन कौन से रास्ते खुले। इसके अलावा सामाजिक और नैतिक जीवन के उत्थान के लिए हमें जो मार्गदर्शन मिलता है, उन सब बातों के निष्कर्ष के रूप में हम शिक्षक को एक मार्गदर्शक कह सकते हैं। इन विशेषताओं को आप बिंदु दर बिंदु सुनने के साथ लिखते रहिएगा ताकि आपको रिकॉल करने में हेल्प मिले। अगला जो शब्द हम प्रयोग करने जा रहे हैं, ये शब्द कथन के रूप में भी आता है कि शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षक समाज का दर्पण होता है। शिक्षक एक सामाजिक व्यक्तित्व है और शिक्षक कहीं बाहर से नहीं आते हैं, हमारी अपनी ही समाज के अंदर से वो शिक्षक बनते हैं। अब शिक्षक को समाज का दर्पण इसलिए कहा गया है कि शिक्षक समाज को जिस दिशा में लेकर जाना चाहे उस दिशा में जा सकता है। अगर शिक्षक पूर्ण रूप से अपने व्यवसाय के प्रति समर्पित हैं और वो विद्यार्थियों को एक अच्छे समाज के नागरिक बनाने की ओर अग्रसर हैं, तो इसी से दर्शन हो जाता है कि वो शिक्षक जिस समाज से संबंध रखता है उस समाज में कैसे लक्षण होंगे, वो समाज कितना विकसित होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि शिक्षक के व्यक्तित्व के अंदर उसके संपूर्ण समाज का प्रतिबिंब दिखता है। तो इस संबंध में हम शिक्षक के लिए समाज का दर्पण शब्द का प्रयोग करते हैं। शिक्षक के लिए अगले हम सम्मानित शब्द का प्रयोग करेंगे, राष्ट्र का निर्माता। एक कथन अक्सर हमें सुनने को मिलता है कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता है और विद्यार्थी भाग्य विधाता है। यदि शिक्षक अपने प्रयासों से छात्र को इस योग्य बनाता है कि वो छात्र आने वाले समय में अपने देश का, अपने राष्ट्र का भविष्य निर्धारित कर सके, इस संबंध में विद्यार्थियों को राष्ट्र का भविष्य का जो विधाता है वो कहा जाता है। तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माण कैसे करता है? शिक्षक अपने कक्षा कक्ष में, अपने विद्यालय में, अपने संपर्क में आने वाले समस्त विद्यार्थियों को जिस स्तर तक तैयार करेगा, वही विद्यार्थी भावी राष्ट्र के कर्णधार होंगे। उन्हीं के हाथों में भविष्य का राष्ट्र होगा। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहा गया है। अगला जो शब्द शिक्षक के लिए हम प्रयोग करेंगे वो है खोजकर्ता। एक सच्चा शिक्षक हमेशा ऐसी नई नई चीजों की खोज में रहता है कि वो अपने विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर निर्देशन, बेहतर से बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए किन किन चीजों का प्रयोग कर सकता है। मैंने अपने जीवन में भी और स्वयं के साथ भी ये देखा है कि शिक्षक अपने खाली टाइम में, फ्री के समय में कभी भी आराम पसंद नहीं होते। वो अक्सर नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं कि कैसे वो अपने छात्र समाज के हितों के लिए, उनको उचित मार्गदर्शन देने के लिए नए नए प्रयोगों को उन पर आजमा सके। इस संबंध में हम शिक्षक को खोजकर्ता कह सकते हैं। अगला शब्द शिक्षक के लिए हम प्रयोग करेंगे शिल्पकार। शिल्पकार का अर्थ होता है कलाकार। अब कौन से शिक्षक डिजाइन बनाता है, ऐसी बात नहीं है। शिक्षक में कला का और शिल्प का होना जरूरी है। जैसे कि हम आगे शिक्षण विषय को पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो शिक्षण और अधिगम रहने वाला है। उसमें हम जानेंगे कि शिक्षण सर्वप्रथम एक कला है और उसके बाद विज्ञान है। अब जिस किसी कला को पूर्णता की ओर ले जाएगा उस व्यक्ति को हम शिल्पकार या कलाकार ही कहेंगे। अब शिक्षक किन संबंधों में कलाकार होता है, तो हमने थोड़ी देर पहले शिक्षण सहायक सामग्री की बात की थी। तो मनोविज्ञान के अनुसार, शिक्षा शास्त्र के अनुसार, विद्यार्थी को सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो टीचिंग एड्स होते हैं, शिक्षण सामग्री होती है, वो वही होती है जिसका निर्माण स्वयं शिक्षक ने स्वयं किया हो। क्योंकि शिक्षक से अधिक सीखने वालों को कोई नहीं जानता। उनके जो अधिगम करता है, उनके जो विद्यार्थी है, उनको कक्षा कक्ष में उनको अटेंड करने वाले टीचर ही सबसे अच्छे तरीके से जानते हैं। इसलिए वो उनको मदद करने वाली सर्वश्रेष्ठ प्रकार की शिक्षण सामग्री का निर्माण करते हैं, इसलिए उनको शिल्पकार कहा गया। और अक्सर एक चीज हमने सुनी है शिक्षक के संबंध में कि शिक्षक कुंभकार होता है, जो घड़े के अंदर से हाथ रखता है, बाहर से थपथपाता है और उसको मजबूत बनाता है। इस संबंध में भी अगर हम देखें तो विद्यार्थियों के नैतिक उत्थान, भावनात्मक उत्थान और उनको समाज और राष्ट्र के योग्य नागरिक बनाने के लिए शिक्षक एक शिल्पकार के रूप में कार्य करता है। अगली जो शिक्षक के लिए शब्द का हम प्रयोग कर रहे हैं वो है दार्शनिक। संसार में दार्शनिक वो व्यक्ति हुए जिन्होंने स्वयं में एकांत में गहन चिंतन के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया और उस ज्ञान ने मानव सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद किया। ऐसे व्यक्तित्वों को हम अक्सर दार्शनिक कहते हैं। हमारे देश में जो अधिक प्रसिद्ध शिक्षक हुए, अगर उनके जीवन के
पीछे के वर्षों को, बैकग्राउंड को देखें तो दार्शनिक भूमिका से आते हैं। जो व्यक्ति दार्शनिक प्रवृत्ति का होता है वो अधिक चिंतन करता है और अपने चिंतन के द्वारा सृजित ज्ञान से समाज को पोषित करता है। इस संबंध में शिक्षक दार्शनिक होता है। शिक्षक, मैंने जैसे कहा था पहले, कि खोजकर्ता होता है। वो चिंतन के द्वारा खोज भी करता है, ऐसे नए नए तरीके इन्वेंट करता है कि वो अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी बना सके। और उसके अलावा वो एक दर्शन शास्त्री के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में हमेशा चिंतन करता रहता है कि कैसे वो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए बेहतर से बेहतर कर सके। अगला जो शब्द हम शिक्षक के लिए प्रयोग कर रहे हैं थोड़ा हास्यास्पद हो सकता है। शिक्षक एक अभिनेता होता है, एक बहरूपिया होता है, बहुत सारे रूप बनाता है। यह शब्द शिक्षक के लिए प्रयोग क्यों किया जाता है, तो इसके लिए हम चलते हैं प्राइमरी क्लासेस की ओर। शिक्षक कक्षा दूसरी, तीसरी और प्रथम कक्षा में जब जाते हैं तो बच्चों के जैसे हो जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पर मित्रवत और एक सहायक के रूप में काम करना होता है। अब कक्षा पहली, दूसरी और तीसरी का अगर छात्रों का मित्र बनना है तो शिक्षक को कई वर्ष पीछे एक बच्चे के समान व्यवहार करना पड़ता है, और ऐसा आवश्यक है। मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र भी यही कहते हैं कि बालकों के समान व्यवहार करके उनको अधिक से अधिक सिखाया जा सकता है। इन हालातों में शिक्षक का वास्तविक रूप कुछ और होता है, लेकिन जिस जिस प्रकार के छात्रों के वो संपर्क में आते हैं वैसी वैसी परिस्थितियों में वो अपना रूप बदलते हैं। शिक्षक को कई रूप करने पड़ते हैं। अगर कविता पढ़ा रहे हैं तो उनको बच्चों के साथ झूमना पड़ता है। अगर वो उच्च स्तर का साहित्य पढ़ा रहे हैं तो उनको अपने मनोभाव एक अभिनेता के समान बदलने पड़ते हैं। विद्यालय के अंदर विद्यार्थियों के साथ मिलते हैं तो उनके हाव भाव अलग होते हैं। विद्यालय के बाहर अगर बाई चांस कभी हमारी मीटिंग होती है तो देखना उनका रूप अलग होता है। तो शिक्षक अपने जीवन में एक अभिनेता, एक बहरूपीय यानी कि एक एक्टर का रूप निभाता है। उसको बार बार अपने रूप को बदलने की आवश्यकता होती है। और अगला शिक्षक का जो शब्द हम प्रयोग करेंगे वो है नेता, जिसको अक्सर हमारे देश में गाली के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन शिक्षक के संबंध में हम ये नहीं कहेंगे। शिक्षक में एक नेता के गुण होने बहुत आवश्यक है। सवाल ये उठता है कि शिक्षक नेता के रूप में क्या करेगा, उनको क्या पॉलिटिक्स करनी है? तो ऐसा नहीं है। नेता सिर्फ राजनीति नहीं करता है। नेता समाज और देश का नेतृत्व करता है। समाज और देश को वास्तव में जिस दिशा में लेकर जाना है और जो दिशा देश और समाज के लिए उपजाऊ है उस दिशा की तरफ शिक्षक लेकर बढ़ता है, तो उसमें नेतृत्व गुण होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कि हमने अपने सिलेबस की चर्चा करते हुए भी देखा था कि शिक्षक में नेतृत्व के गुण, ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है। तो वास्तव में इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, कई सारे प्रश्न मैंने देखे हैं। तो बात यह है कि शिक्षक को नेता बनने की क्यों आवश्यकता है? तो शिक्षक में नेता के गुण होने चाहिए ताकि वो अपने सहकर्मियों के साथ मिलजुल कर रह सके। एक विद्यालय में कई सारे शिक्षक हैं और शिक्षकों के बीच में अगर तालमेल, सामंजस्य नहीं है तो उस विद्यालय का शैक्षिक वातावरण बहुत खराब होता है। अक्सर हमने ऐसे विद्यालय में गुटबंदी वगैरह देखी है। तो उनमें शिक्षकों का जो नेता होता है, नेतृत्व करता है, उसमें नेतृत्व के गुणों की कमी के कारण वैसा हमें देखने को मिलता है। उच्च कक्षा में जैसा कि हम देखते हैं कि 11वीं 12वीं तक पहुंचते पहुंचते आज के विद्यार्थी काफी सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से मैच्योर हो जाते हैं। तब उनके साथ शिक्षक को अति मित्रवत व्यवहार करना पड़ता है और उनके भावी जीवन को दिशा देने के लिए एक नेता के रूप में उनको भूमिका निभानी पड़ती है। जब एक शिक्षक वास्तव में नेता के रूप में आता है तभी वो छात्रों का आदर्श बन पाता है। तो इस अर्थ में हम शिक्षक को एक नेता के रूप में मानेंगे। जो विद्यार्थी नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लें, और जो लिख नहीं रहे वो स्क्रीनशॉट का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि अब इन बातों को मिटाकर हम अगले बिंदुओं को लिखेंगे बोर्ड पे, इतने ही आ सकते हैं एक बार में। इससे अगले हम शिक्षक के लिए जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसकी बुनियाद में शिक्षक का प्रोत्साहित करने का, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने का जो रोल होता है वो रहेगा कि टीचर एक मोटिवेटर के रूप में कैसे काम करता है। इस संबंध में शिक्षक को हम कहेंगे उत्प्रेरक। शिक्षण और अधिगम वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि सच्चे अधिगम की शुरुआत अभिप्रेरणा से होती है और सबसे सफल शिक्षक वही है जो अपने छात्रों को पढ़ने के लिए, ज्ञान देने के लिए प्रेरित कर सके। इस संबंध में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें हमेशा ये ध्यान देना रखना कि सच्चा शिक्षक वही होता है जो छात्रों को अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित कर सके। जिन टॉपिक्स से, जिन विषयों से उनको डर लगता है उन विषयों को पढ़ाने से पहले उनको मोटिवेट करना पड़ता है ताकि वो शिक्षक के साथ उन टॉपिक से जुड़ सके। तो शिक्षक का एक मोटिवेटर के रूप में काम करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर शिक्षक अच्छा उत्प्रेरक नहीं है, अच्छा मोटिवेटर नहीं है, तो ऐसी कक्षाओं में अक्सर छात्रों को हम ऊँघते हुए देखते हैं, नींद लेते हुए देखते हैं। शिक्षक के लिए अगले जिस हम शब्द का प्रयोग करेंगे वो होगा सुलभकर्ता। हालांकि इस शब्द को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सुविधाकर्ता के रूप में। अक्सर हम देखते हैं विद्यालयों में
कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अपनी स्वयं की शिक्षण सामग्री को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे हालातों में उनको पढ़ाने की चीज़ें सरल करके देने के साथ-साथ शिक्षक का ये कर्तव्य भी बनता है कि वो छात्र की अन्य समस्याओं से भी उनको उभारने के लिए एक सुलभकर्ता के रूप में कार्य करें। जैसे किसी छात्र को अगर अपने शरीर को लेकर, अपने स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो रही है, तब भी शिक्षक का एक कर्तव्य बनता है कि उससे इस संबंध में सलाह-मशविरा करे, उनके अभिभावकों से बात करे। ये सब भी शिक्षक के कर्तव्य होते हैं, सिर्फ पढ़ा देना ही शिक्षक का कर्तव्य खत्म नहीं होता है। इनके अलावा भी कई सारी अच्छी बातें होंगी जो एक शिक्षक के संबंध में हम कह सकते हैं, जितने भी अच्छे गुण होते हैं, वो शिक्षक में निहित होते हैं। बस हमारी एक जो बेसिक थिंकिंग है, वो हमारे इन बिंदुओं के ज़रिए क्लियर हो जाएगी। आप मेरी सलाह रहेगी कि एक-एक बिंदु पर वापस से चिंतन करें और फिर समझ में नहीं आया तो वापस वीडियो देखें कि एक शिक्षक को हम उत्प्रेरक क्यों कह सकते हैं, मित्र क्यों कह सकते हैं, सहायक क्यों कह सकते हैं या फिर दार्शनिक की भूमिका में हम उनको कैसे रख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षक देख लो जैसे कि सूत्रकार होता है, योजनाकार होता है। शिक्षक अपना पढ़ाने से पहले जो अपनी पाठ योजना बनाता है, उसके हिसाब से वो योजनाकार हुआ। विद्यार्थियों के जीवन को अच्छी दिशा देने के लिए उनको नए-नए तरीके बताते हैं, उनको जीवन में किन-किन फील्ड में सक्सेस मिल सकती है, उस तरह के सूत्र देते हैं। इन अर्थों में शिक्षक एक सूत्रधार भी हो सकता है। शिक्षक मूल्यांकनकर्ता भी हो सकता है। मूल्यांकनकर्ता शब्द भी हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं कि सिखाने को तो कोई भी सिखा दे, लेकिन कितना सीखा है और आगे क्या सीखने की आवश्यकता है, ये एक शिक्षक बताता है। उस अर्थ में हम शिक्षक को एक अच्छा मूल्यांकनकर्ता कहेंगे। हमने इस कक्षा में अध्यापक के लिए, शिक्षक के लिए प्रयोग होने वाले सभी शब्द नहीं पढ़ लिए, लेकिन हमने अधिकांश शब्दों तक अपनी पहुँच बनाने की कोशिश की है। लेकिन अगर आप इन-इन बातों पर अच्छे से गौर करेंगे कि एक शिक्षक ऐसा क्यों हो सकता है, तो हमारे प्रश्नों तक हम पहुँच पाएँगे और उन प्रश्नों को हम अच्छे से कर पाएँगे। एक बार फिर आपसे यही कहूँगा कि शिक्षक कौन है, हमने जितने बिंदु पढ़े, इन पर आपको गहन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है, ये हमारी थिंकिंग पर ही डिपेंड करता है कि हम कितना ज़्यादा सोचते हैं, कितना ज़्यादा सोचकर हम अपने आगे आए प्रश्न पर ध्यान देंगे। तो जितना ज़्यादा चिंतन कर सकते हैं, उतना अधिक चिंतन कीजिए। चिंतन के ज़रिए ही हमारा एप्टीट्यूड डेवलप होगा। हम इन चीज़ों के साथ जुड़े रहते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में कौन-कौन सी बातें हैं और साथ-साथ में अगर हम अपने चिंतन को अच्छे से आगे बढ़ाते रहते हैं, तो हमारा एप्टीट्यूड तैयार हो जाएगा। अब चिंतन कैसे करें? तो एक तो हमारी कक्षा से लिखे गए कंटेंट पर आप बार-बार विचार कर सकते हैं और समझ ना आने की स्थिति में आप वीडियो को वापस देख सकते हैं। और दूसरा, प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ये बात सिर्फ रीजनिंग और मैथ में ही काम नहीं करती है, ये हमारी यहाँ पर भी काम करेगी कि शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, चाहे किसी ने बनाए हो, कैसे भी बनाए हो, इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमसे सॉल्व होने चाहिए। और सॉल्व होंगे कब? जब हम लगातार इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो, एप्टीट्यूड डेवलप करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत सरल काम है। बस बात ये है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ें। हम नोट्स लिखने में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लिखने में, इन बातों में इंटरेस्ट रखने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन और अभ्यास पर ध्यान देवें। तो इसके साथ शिक्षक कौन होता है, ये टॉपिक ये जो हेडिंग है पार्ट का, वो हमारा पूरा होता है। और इसके साथ हम दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट जिससे प्रश्न बनते हैं, उस हेडिंग की बात करते हैं, शिक्षक के गुण। एक आदर्श, एक सफल शिक्षक में कौन-कौन से गुण होने चाहिए,